So friends, let's discuss the basic concept of financial management. What financial management is? हम बहुत बार लोगों से पूछते हैं भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. सो इज इट दैट सिंपल? क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना सिंपल है कि कहीं से भी कोई भी पैसा लेना है और यूटिलाइजेशन कर देना है? तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भाई मैं भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, simply procuring the funds and utilizing the funds. So let's understand in detail that what financial management exactly is. So if we say it is simple procurement of funds or and utilization of funds. So it will be a very layman thing कि हम सिंपल इसको बोल रहे हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. सो इट इज नॉट लाइक दैट. सिर्फ आप प्रिक्योर करना और यूटिलाइजेशन करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है. प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ राइट क्वालिटी, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ राइट क्वांटिटी एंड प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट राइट टाइम. ये प्रिक्योरमेंट की 3 कंडीशंस हैं. दीज आर द 3 कंडीशंस ऑफ प्रिक्योरमेंट. कि यू कैन नॉट से दैट इट इज अ प्रिक्योरमेंट ऑफ सिंपल प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स. द प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स हैज टू बी ऑफ राइट क्वालिटी, ऑफ राइट क्वांटिटी, एट राइट टाइम. नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? व्हेन यू से क्वालिटी, क्वालिटी तो क्या होती है? भाई सस्ती है, चीप है, कॉस्टली है. तो क्या it is like with is it with money also, that money can also be cheap or costly? Yes, it can be. जो funds हैं हमारे, that can be cheap as well as costly. What are the sources? Sources क्या हो सकते हैं हमारे? Debt हो सकता है, हमारा preference capital हो सकता है, and हमारा equity हो सकता है. Preference is a hybrid kind of a source which has a debt and the equity feature. Debt हमारा एक तरह से if I ask you that which is the cheapest source of finance, many times people give the answer that it is equity. लोगों को लगता है कि equity सबसे cheapest source है, जबकि ऐसा नहीं है. It is the debt which is the cheapest source of finance. इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, देखिए जब भी आप कॉस्ट की बात करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू अराइव एट ए कॉस्ट. हम कॉस्ट तक आते कैसे हैं? सबसे पहले जो भी फंड प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंड प्रोवाइडर्स. दीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंड प्रोवाइडर्स बिकम्स द कॉस्ट टू द कंपनी. ये कंपनी की कॉस्ट बन जाती हैं. और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये किस पे बेस्ड होता है? ये हमारा बेस होता है रिस्क पे. रिस्क टेकन बाय फंड प्रोवाइडर. तो जो फंड प्रोवाइडर रिस्क ले रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वुड बी एक्सपेक्टिंग द रिटर्न. जब हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ, हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स, राइट. सो ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स हैं, ये बन जाती है कंपनी की कॉस्ट. कॉस्ट मतलब के. नाउ दिस के कैन बी केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, कैन बी केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एंड कैन बी केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो जब हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं फंड प्रोवाइडर्स की, तो फंड प्रोवाइडर भी हमारे 3 तरह के हो गए, डेट, प्रेफरेंस एंड इक्विटी प्रोवाइडर्स. अब इन तीनों लोगों के, तीनों कैटेगरीज के रिस्क अलग अलग हैं. अब रिस्क कैसे होता है? रिस्क अबाउट दी, इफ यू टॉक अबाउट रिस्क ऑफ द सर्विसिंग. सर्विसिंग का रिस्क मतलब व्हेन यू गिव द फंड्स, किसी को पैसा आप देते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो यू एक्सपेक्ट रिटर्न, उसको पीरियोडिक रिटर्न्स जो हमें चाहिए. जैसे अगर इक्विटी प्रोवाइडर्स दे रहे हैं तो उनको डिविडेंड मिलेगा हर साल. अगर लोन दे रहे हैं तो आप इंटरेस्ट चाहेंगे, वो उसको सर्विसिंग बोलते हैं. जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, पीरियोडिक होती है. गाड़ी चला लिया आपने, फिर आप सर्विस सेंटर में भेजते हैं. इसी तरीके से देयर इज अ सर्विसिंग ऑफ द फंड्स.
तो जहां भी आप पैसा लगाते हैं, आप बैंक में जमा करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो आप चाहते हैं इंटरेस्ट मिले। अगर वो बोले कि नहीं हम आपको इंटरेस्ट लास्ट में देंगे, तो सर्विसिंग होगी उसकी लास्ट में। प्रेफरेबली क्या होता है, ईयरली होता है या 6 मंथली होता है। तो ईयरली तो मान के चलते हैं कि ईयरली हमें रिटर्न आता है, वो होती है सर्विसिंग। तो क्या ये सर्विसिंग गारंटीड है? क्या ये सर्विसिंग होगी? ये एक रिस्क है। क्या डिविडेंड मिलेगा? क्या इंटरेस्ट ऑन डेट मिलेगा? तो ये एक रिस्क होता है। तो क्या इसकी गारंटी है? डेट के केस में क्या इंटरेस्ट की गारंटी है? यस, इन केस ऑफ डेट देयर इज अ गारंटी। इन केस ऑफ इक्विटी देयर इज नो गारंटी। इन केस ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इज ए हाइब्रिड। सो अगर है प्रेफरेंस का मतलब देखिए इतना होता है कि कहीं पे एक तरफ ओनर्स हैं और एक तरफ बाहर के आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स को हम सबको डेट प्रोवाइडर्स मान लेते हैं, और ओनर्स वो खड़े हो गए यहाँ पर। उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे वो बोलेंगे अगर पैसा है और वो बटेगा तो भाई हमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, हम सबसे पहले लाइन में आगे खड़े होंगे। तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। ये हम किसी अलग लेक्चर में बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में लार्जली डिफरेंस क्या होता है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे गेट द प्रेफरेंस। दो तरह से प्रेफरेंस मिलती है उनको। प्रेफरेंस इन getting the dividend whenever the profits are there, and repayment of capital at the time of winding up of the company। जब कंपनी को वाइंड अप करते हैं उसके कैपिटल को ओनर्स को देते हैं कि भैया ये ले लो, पहले आउटसाइडर्स को देंगे, फिर ओनर्स की बारी आएगी। ओनर्स में सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो सर्विसिंग का जहां तक का रिस्क है वो डेट प्रोवाइडर्स का सबसे ज्यादा है, नहीं इक्विटी प्रोवाइडर्स का सबसे ज्यादा है, और डेट प्रोवाइडर्स का रिस्क सबसे कम है सर्विसिंग का, क्योंकि उनको तो गारंटी मिली हुई है। और जब हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में अगेन जो इक्विटी है उसकी गारंटी नहीं होती, बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसने लिया? सबसे ज्यादा रिस्क लिया इक्विटी प्रोवाइडर ने। क्यों? ना तो उसकी सर्विसिंग की गारंटी है, ना उसकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की गारंटी है। तो इसकी वजह से जो हमारा रिस्क है वो इक्विटी वाले का जो रिस्क है, इक्विटी का रिस्क है वो सबसे ज्यादा हुआ। अब उसका ज्यादा हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होंगी। एज ए रिजल्ट केई सबसे ज्यादा होगा, केई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनी को उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए कंपनी को वो महंगा पड़ेगा। लगता ऐसे है कि इक्विटी इज ए कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में इक्विटी इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये डिसाइड करना है जब हम बात कर रहे हैं कि राइट क्वालिटी, कि मुझे कितना डेट से लेना है, कितना इक्विटी से लेना है, कितना प्रेफरेंस से लेना है। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि कितना लेना है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया 10 करोड़ लेना है, 1 करोड़ लेना है या 20 करोड़ लेना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करोगे आप। ये डिसाइड कर दिया कि मान लीजिए मैंने 10 करोड़ लेना है, then 10 crores लेना है। हाउ मच फ्रॉम डेट, हाउ मच फ्रॉम प्रेफरेंस, हाउ मच फ्रॉम इक्विटी, दिस आई हैव टू फाइंड आउट, दिस आई हैव टू डिसाइड। तो पहले तो जो इन्वेस्टेबल जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो चलो मुझे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर अब 10 करोड़ में से डेट कितना लूँ, इक्विटी कितना लूँ, प्रेफरेंस कितना लूँ, ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। और वो किस पे डिसाइड करूँगा, मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बताएगा मुझे। ठीक है, वो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो बता दिया जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, भाई कितना रखना है आपने कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर जो रिस्क मैंने डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। तो एट राइट टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम, उस समय पे जब इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप पैसा रेज करके क्या करोगे? इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इज नॉट सर्विंग द पर्पस। राइट टाइम का मतलब है व्हेन इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी इज देयर। इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी अगर है तभी तो पैसा रेज करोगे, अदरवाइज व्हाट यू विल डू विद द मनी? आपको पैसे का कोई फायदा ही नहीं है। आप बोलो कहीं पे कि यहां पर इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी 10 करोड़ रुपए मैं रेज कर लेता हूं, डेट से ले लेता हूं 5 करोड़, 5 करोड़ इक्विटी से लेता हूं, भाई लगाऊं कहां? कोई इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी है तभी तो। अगर इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ना मैं 10 करोड़ का कुछ कर सकता, ना मैं डेट और इक्विटी का कुछ कर सकता। सो ऑल थ्री थिंग्स हैज टू गो साइमल्टेनियसली व्हेन यू टॉक अबाउट procurement of funds. So it is not a simple procurement of funds. It has to be of right quantity, it has to be of right quality, and it has to be at right time. कितना लेना है, कहाँ से लेना है,
और जब लेना है जब इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी हो। ये प्रोक्योरमेंट की 3 कंडीशंस हैं। एंड देन वी कम टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसे को यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? यूटिलाइजेशन की 2 कंडीशंस हैं। फॉर राइट असेट्स, फॉर राइट असेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट को सिंपली देखें, दिस इज दी सोर्सेस, ये हमारा सिंपल सोर्सेस होता है, ये हमारा एप्लीकेशन होता है। यहां से हम पैसा उठाते हैं और यहां लगाते हैं। इन सबको हम लाइबिलिटीज बोल देते हैं क्योंकि बिजनेस ओ देम, और ये हमारे सारे असेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज जो होती हैं उनकी कॉस्ट होती है और जो असेट्स होते हैं वो रिटर्न जनरेट करते हैं, राइट? तो असेट्स रिटर्न जनरेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पैसा मैंने उठा लिया, यहां से कितना उठाना था, क्या कॉम्पोजिशन में उठाना था, वो मैंने यहां पे डिसाइड कर लिया प्रोक्योरमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी बताना है कि किस असेट में मुझे ये इन्वेस्ट करना है। सो फॉर राइट रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि नॉन करंट असेट्स जो होते हैं जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल होता है इनके अंदर, और जो करंट असेट्स होते हैं उनमें रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल नहीं होता है, इनके अंदर रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल होता है। तो मैं किस असेट में पैसा लगाऊं? राइट असेट्स, जिसमें मेरा रिटर्न हो। एंड फॉर राइट रेट ऑफ रिटर्न, फॉर राइट रेट ऑफ रिटर्न, राइट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है आर शुड बी ग्रेटर देन के। आर तो क्या है? रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी जनरेट कर रही है। के क्या है? कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या थी? एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंड प्रोवाइडर्स। अब देखो, ये जो कंपनी की जो कॉस्ट बनी, कंपनी ने ये पैसा लिया, कंपनी की जो कॉस्ट आई वो कंपनी को इनको देनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डेट प्रोवाइडर्स को, प्रेफरेंस प्रोवाइडर्स को। एट द सेम टाइम उस पैसे को जब लगाएंगे हम तो उससे रिटर्न आएगा, वो रिटर्न उससे ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, या एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए। यू आर सेइंग कि 15% रिटर्न मिलेगा और एक्सपेक्टेशन इज 17%, देन इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट सर्व द पर्पस। तो वो तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं कि राइट रेट ऑफ रिटर्न, तो राइट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आर शुड बी ग्रेटर देन के, रिटर्न शुड बी मोर देन द कॉस्ट। सो दिस इज द बेसिक। अब आपको डिफाइन करना पड़े व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट आपको याद करने की मतलब आपको याद हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट। यू कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ राइट क्वांटिटी, of right quality at right time, and utilization of funds in right rate of in right assets and for right rate of return. ये definition होगी आपकी financial management की। Now if you see from another perspective this financial management, because we also want to know that how many decision making areas in the financial management. तो financial management के basically 4 decision making areas हैं। अगर ये आपने समझ लिए तो पूरा financial management आपको समझ में आ जाएगा। Like now we see from the another perspective, वही देखेंगे हम कि ये फिर से प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब ये टाइम फ्रेम का मतलब है कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। मतलब हम प्रोक्योरमेंट अगर कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। इसीलिए हम जो यूटिलाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग रेजिंग द मनी, प्रोक्योरमेंट इफ यू आर डूइंग इट फॉर शॉर्ट टर्म एंड यूटिलाइजिंग इन द शॉर्ट टर्म, they collectively basically decide our first decision making, that is working capital decision, that helps in this decision, working capital decision, which is also known as working capital management decision, right? When you talk about long term procurement is also known as financing decision or capital structure decision। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो गया।
लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं, तो डेट, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये सब निकालते हैं आप फाइनेंसिंग डिसीजन में। और क्या कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज हैं, कितना होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन में, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन में या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। नाउ सो दिस इज योर सेकेंड डिसीजन मेकिंग और वन ऑफ द 4 डिसीजन मेकिंग एरियाज। नाउ कैपिटल बजटिंग की जब बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो ये हमारे 3 डिसीजन मेकिंग एरियाज हैं। वैसे अगर पूछा जाए कि फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में से कौन सा पहले आएगा, आप पहले कौन सा डिसीजन लोगे, फाइनेंस करने का या इन्वेस्ट करने का? तो आप 10 करोड़ रुपया पहले उठाओगे या इन्वेस्टमेंट कि किस प्रोजेक्ट में लगाऊं, वो पहले डिसाइड करोगे? देखिए होता साइमल्टेनियसली ही है ये, बिकॉज आपके पास, लेकिन हम कहते हैं कि इन्वेस्टेबल जो अपॉर्चुनिटी जब तक अवेलेबल नहीं होगी, वी कैन नॉट गो फॉर फाइनेंसिंग। सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, बट for all practical purposes, investing decision comes first, or investing decision is conceived first and then you immediately go for the financing, because ultimately overall decision तो साथ में ही जाएगा, क्योंकि कोई भी investing decision होता है उसमें K का तो आता ही है involvement, तो ये रहेगा ही रहेगा, simultaneously होते ही है decision। Fourth decision making area is a residual decision making area, that is the dividend decision. Dividend decision is actually decision about the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्या वो रिटेन करना है या डिविडेंड दे देना है। तो इसमें कई सारी थियरीज हैं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 4 डिसीजन मेकिंग एरियाज हैं, जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, आपका जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन है जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी कहते हैं, एंड डिविडेंड डिसीजन। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टुडे, दैट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। This is financial management, which is procurement of funds of right quantity, right quality, at right time, and utilization of funds for right assets. Right assets मतलब सही मशीनरी, सही बिल्डिंग, सही फर्नीचर, सही assets में लगाना, so that they give proper return, and that return of for right rate of return का मतलब है रिटर्न तो दे रहे हैं वो, लेकिन कितना रिटर्न दे रहे हैं, that return should be good enough to cover up the cost or even generate a cushion over it. This is one thing. And then the second perspective says, if you see it from long-term and short-term perspective, so procurement of funds for the short-term, long-term, utilization of funds for the short-term and long-term, this understanding gives us that there are 4 decision-making areas in the financial management, that is working capital decision, financing decision, investing decision, and the residual decision is the dividend decision. Thank you.